नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश के जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, उनकी भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पर सबसे पहले हमने कुछ टॉपिक है जो पिछले वीडियो से रिलेटेड ही हैं कि कुछ जैसे अभिलेख थे, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट पे। मैंने काफ़ी सारे वो स्टडी की तो उसमें ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको और बताना चाहिए था, जिसमें से एक था रूपनाथ। ये रूपनाथ स्तंभ है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है। इसकी खोज जो है 1872 में हुई थी। जबकि अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं, अशोक के अभिलेखों में जो पहला अभिलेख है, पहले अभिलेख में पशु की बलि का विरोध करने वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दूसरे अभिलेख की बात करेंगे तो उसमें मानव और पशु से संबंधित जो चिकित्सा है, उस चिकित्सा के प्रचार के बारे में दिया है। 10वें अभिलेख के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो उसमें राजा द्वारा अपनी प्रजा के हित के बारे में चर्चा की गई है। और 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग विजय और साथ ही साथ हृदय परिवर्तन के बारे में भी चर्चा हुई कि किस तरीके से हृदय परिवर्तन होने के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने किस तरीके से अनुयायियों को बौद्ध धर्म के लिए लगा दिया कि किस तरीके से बौद्ध धर्म आगे बढ़ना चाहिए। 14वें अभिलेख आखिरी था, तो उस अभिलेख में चर्चा होती है कि जो पहले से 13वें तक कुछ गलतियाँ हैं तो वो सब बता दिया जाए। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। फिलहाल पिछले से रिलेटेड इतना ही था। आज हम चर्चा करते हैं पुष्यमित्र शुंग की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, शुष्क शुंग वंश जो है, इसका पूरा समय काल रहता है 184 बीसी से लेकर के 75 बीसी तक। इसका संस्थापक होता है पुष्यमित्र शुंग। ये बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा को मार करके ये अपना राज सिंहासन हासिल करता है। एक्चुअली होता क्या है कि बृहद्रथ का जब घूमता रहता है अपने वो सैन्य वाले डिपार्टमेंट में, वहाँ पर ग्राउंड में घूम रहा होता है, उसी समय पुष्यमित्र शुंग जो को एक मौका मिल जाता है। आफ्टर ऑल ये सेनापति रहता है, तो जाहिर सी बात है इसके पास पावर रहती है कि ये राजा के पास अंतिम मतलब एक छोर में जा कर के एकांत में बात कर सकता है और सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर सकता है। तो वहाँ पर जाकर के इसको लेकर के जाता है और वहाँ पर कुछ डिस्कशन करता रहता है और डिस्कशन करते हुए ही मौका पा करके ये शुंग वंश को मतलब शुंग वंश की स्थापना कर देता है, अर्थात मौर्य वंश के अंतिम शासक को मार देता है। ठीक, यह तो हो गई इसकी स्थापना की बात। और इसने जब जो सेनापति के जो मतलब बना रहता है, ये एक उपाधि अपने आप में धारण किए रहता है, वो उपाधि कहते हैं सेनानी। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण कर रखी थी और ये राजा बनने के बाद भी अपनी ये उपाधि को हमेशा जीवन भर रखा था। बात करते हैं धार्मिक परिचय की, तो पुष्यमित्र शुंग का मिलता है इतिहासकारों द्वारा कि ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, मतलब ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। जब ये राजा बनता है तो जाहिर सी बात है कि अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कार्य हुए हैं उन सब कार्यों पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा। पर ये ऐसा नहीं है कि हर कोई इस तरह से करते आया था। ये इस तरह से पहला राजा था जो किसी दूसरे धर्म का जो बहुत ज़्यादा तरीके से विरोध करने पे हम लोगों को दिखाई देता है। तो इसने अशोक के जो है यज्ञ और बुद्ध धर्म से संबंधित सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया। और इतना ही नहीं, काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये बुद्ध धर्म के अनुयायियों को थोड़ा सा प्रताड़ित भी करता था, क्योंकि इसको ऐसा शक था कि, शक हो सकता है सही भी हो, कि बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो यूनानियों का साथ देते हैं ताकि यूनानी ये शुंग वंश को वो अस्थिर कर सकें। एक्चुअली जब मौर्य वंश का जब पतन हो रहा था तो वहाँ का अंतिम राजा धीरे धीरे जब आते गए वो कमज़ोर पड़ते गए थे। और देखा हमने कि किस तरीके से मौर्य वंश के शासनकाल के अंत होने तक में पूरा मगध जो मौर्य वंश मगध जो है 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है, जिसमें पश्चिम वाले क्षेत्र में यूनानियों का कब्जा हो जाता है और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ मौर्य का कब्जा रहता है। तो पूर्वी क्षेत्र जो बचा हुआ है उसको और ज़्यादा दृढ़ करने के लिए ये पुष्यमित्र शुंग आता है और मौर्य को ख़त्म करके शुंग वंश की स्थापना करता है और फिर से एक अखंड भारत बनाने की कोशिश पे लगता है। इसका कोई स्पेशल मतलब नहीं रहता है कि मतलब मुझे बनाना ही है, बस कोशिश करता है कि साम्राज्य को बचाया जा सके। इसलिए ये बुद्ध को जो है मारता रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि बुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं अर्थात। अब इसने कुछ और भी चीज़ें की थी
एज वी नो, जैसे कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, तो जाहिर सी बात है उस समय भी चल रही होती है। तो इसने संस्कृत भाषा को काफ़ी जो सपोर्ट किया और दोबारा से संस्कृत भाषा का जो मतलब वैदिक काल में चल रही थी उसको दोबारा से प्रचलित करने की कोशिश किया था। और साथ ही साथ वही वैदिक धर्मों को और जो ब्राह्मण धर्म जो पुराणों में लिखे हैं उनको जो है नॉर्मल जीवन में फॉलो करने की कोशिश करवाता गया था। इसके अलावा एक मनु स्मृति होती है। मनु स्मृति के अलावा महाभाष्य स्मृति भी होती है। कहते हैं कि मनु स्मृति का जो आज वास्तविक रूप हम देखते हैं उस मनु स्मृति को ये इसी ने जो है मतलब डेकोरेट किया था। इसके पहले मनु स्मृति कई सारे खंडों में विभाजित थी जिसको इसने सुदृढ़ किया था। और फिर इसके अलावा अगर बात करें शुंग वंश की जो इमारतों के बारे में, तो शुंग वंश की इमारत में जो स्तूप होते हैं, स्तूप जो है कई सारे जो लोग बनाते हैं, कई सारे राजा बनाए थे, तो शुंग वंश का जो स्तूप है ये इनके सर्वोच्च इमारतों में शामिल था। साथ ही साथ अगर ये इसका जो पुरानी स्तूपों की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने की भी बात कही है, ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है। बोध गया जो कि दक्षिण बिहार का हिस्सा है, बोध गया में एक विशाल मंदिर मिलता है जिसके जो दीवार के चारों तरफ जो है पाषाणकालीन वेदिकाएं मिलती हैं और ये शुंग वंश की ही बनाई हुई जो मतलब वेदिकाएं जो है प्रतीत होती हैं, जो आज जो है आर्कियोलॉजिस्ट लोग बताते हैं अपने इंडिया में। और इसके द्वारा ही आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि इस वेदिका से पता चलता है कि बोध गया क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें शुंग वंश की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको। साथ ही साथ भरहुत स्तूप, सांची, बेसनगर में जो है ये हेरोडोरस स्तंभ है, आगे बताएंगे। तो इन सब जगहों पे भी शुंग वंश के कुछ ना कुछ अवशेष मिलते हैं। शुंग वंश के शासनकाल में ये पुष्यमित्र शुंग इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। एक्चुअली अश्वमेध यज्ञ नहीं, महाभारत संबंधित दो यज्ञ कराए थे। 2 में से एक होता है शांति यज्ञ और दूसरा होता है अश्वमेध यज्ञ। इसको या तो फिर कुछ किताबों में 2 अश्वमेध यज्ञ कहते हैं दोनों को, तो दोनों भी मान सकते हैं, पर अगर ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो एक शांति यज्ञ होता है और दूसरा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ मतलब वो क्षेत्र को हमारा ही कब्जा करने वाला यज्ञ एरिया, ठीक। अब जो है बाल विवाह का प्रचलन यही पुष्यमित्र शुंग के समय से और तेज़ी से प्रभावशाली हुआ, जिसमें बाल विवाह, कन्या विवाह कह लीजिए, ये सब 8 से 12 साल के जो है मतलब बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों लोगों का विवाह कराना का जो है प्रचलन शुरू हो गया था। और 148 ईस्वी पूर्व जब ये अपने शासनकाल के 36वें वर्ष तक पहुंच गया, उस समय पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है। और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद इसका बेटा, जिसका अग्निमित्र नाम रहता है, ये राज करता है और अग्निमित्र 8 साल तक राजा रहता है। 8 साल तक ये राजा रहने से पहले ये विदिशा का उपराजा भी बना रहता है। हमने पुराने वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से अशोक उज्जैनी का उपराजा रहता है, तो उज्जैनी का केंद्र हट करके विदिशा एक केंद्र बनता है और वहाँ का जो है उपराजा अग्निमित्र बनता है। अब अग्निमित्र के बाद जो कुछ और राजा रहते हैं, पर ये दुर्बल राजा रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो शुंग वंश में सबसे प्रबल राजा पुष्यमित्र शुंग ही मिलता है। बाकी इसके और 9 राजा होते हैं इस वंश में, पर वो सारे के सारे दुर्बल रहते हैं। तो ये अब तीसरे नंबर का राजा रहता है वसुज्येष्ठ, चौथे नंबर का रहता है सुज्येष्ठ। ये दोनों भी राजा रहते हैं और पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं और ये ख़त्म होते हैं। इनके बाद वसुमित्र राजा बनता है और वसुमित्र 10 साल तक राज करता रहता है। और यवनों से एक युद्ध होता है जिसमें ये जो है जो पश्चिमी क्षेत्र जो मौर्य वंश के अंत में टूट गया था, ये काफ़ी हद तक वापस जीत करके अपने मगध साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करता है वसुमित्र, ठीक। तो अगर कहा जाए कि पुष्यमित्र शुंग के बाद अगर किसी ने जो है मतलब थोड़ा सा अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश की थी तो ये वसुमित्र शुंग होता है। पर एक दिन ये अपने मतलब दरबार में नृत्य देख रहा था और नृत्य देखते देखते इसको जो है एक आदमी था जिसका नाम था मुजदेव, इसने धोखे से इसको मार देता है। और फिर वसुमित्र के बाद जितने भी थोड़ा योग्य शासक रहते हैं उनका समयकाल खत्म होने लगता है। वसुमित्र के बाद एक और राजा आता है जिसका नाम है भागवत शुंग। भागवत शुंग की खासियत ये है कि इसी के समय काल में तक्षशिला के राजा जिसका नाम है एंटियलकिट्स, ये अपना एक राजदूत भेजते हैं जिसका नाम रहता है हेलियोडोरस, जिसको हम इतिहास में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। हेलियोडोरस को भेजता है
भागवत शुंग अर्थात शुंग वंश के राज दरबार में। क्वेश्चन ये आता है कि हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया, तो शुंग वंश के शासनकाल में हेलियोडोरस आया था। और ये इसको किसने भेजा था, एंटिलियस किट्स ने, ठीक। और ये हेलियोडोरस भारत में रह करके गरुड़ स्तंभ की भी एक स्थापना करता है। गरुड़ स्तंभ या फिर हेलियोडोरस स्तंभ कह लिए, उसकी स्थापना करता है। कहाँ करता है, ये विदिशा में करता है। विदिशा के बेसनगर नाम की जगह पे, विदिशा से कुछ दूर पे है, शहर के बाहर पे, वहाँ पर ये स्थापना करता है हेलियोडोरस स्तंभ, जिसका समय काल रहता है 113 BC। और इसमें ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि जो है लिखी हुई मिला करती है। ये जो गरुड़ स्तंभ रहता है, ये हेलियोडोरस भगवान विष्णु से काफ़ी प्रभावित होने के बाद जो है उसकी रचना करता है, जिसमें जो गॉड ऑफ गॉड्स लिखता है, मतलब भगवानों के देवताओं के देवता नारायण देव या फिर विष्णु देव, उनका जो है नाम लेकर के ये स्तंभ की इसने रचना की थी हेलियोडोरस ने। अब ये हो जाता है हेलियोडोरस, भागवत शुंग के बाद और भी 4-5 राजा आते हैं जो पूरी तरीके से दुर्बल रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक नाम मिलता है देवभूति, जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये शुंग वंश का अंतिम राजा रहता है, जिसकी हत्या वासुदेव कण्व नाम के व्यक्ति ने करी थी 73 BC में। और इसकी हत्या 73 BC में करने के बाद ये कण्व वंश का संस्थापक हो जाता है। पर कण्व वंश इसका भी आधा ही समय तक चलता है, अर्थात 75 BC से लेकर के 30 BC तक कण्व वंश का शासन चलता है। और जिसका संस्थापक या प्रवर्तक होता है वसुदेव। और वसुदेव ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। और इसने शुंग वंश में जो भी ब्राह्मण से संबंधित या संस्कृति से संबंधित जो नियम कानून चल रहे थे, इसने उसमें कोई बदलाव नहीं किए थे, अर्थात ये ब्राह्मण परंपरा को इसने जारी रखा हुआ था। और इस कण्व वंश में 4 शासक हुए थे, याद रखिएगा 4 शासक, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, 4 शासक रहते हैं, जिसमें से अंतिम शासक सुस्मी रहता है, सुस्मी कण्व। पर ये सुस्मी कण्व इतना ज़्यादा मतलब यूजलेस होता रहता है कि इसके शासनकाल के समय तक में, जो आज की डेट में बिहार ले लीजिए और पूर्वी यूपी ले लीजिए, इन दोनों क्षेत्रों को मर्ज कर दीजिए तो इतना ही मौर्य वंश का शासन रह जाता है। अर्थात मगध की सीमाएं सिर्फ इतनी ही रह जाती है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सुस्मी के शासनकाल में, ठीक है, इतना ही। और यहाँ पर जो इतना होने के बाद ये सुस्मी को जो है एक दिन ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। और सुस्मी को इसके एक सचिव रहता है जिसका नाम रहता है सिमुक। सिमुक ने धोखे से इसको मार देता है और फिर इसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो फिलहाल ये चीज़ इतना ही इस वीडियो में। और जितना भी इन्फॉर्मेशन था शुंग वंश या फिर कण्व वंश का, वो मैंने एक साथ इन दोनों को दे दिया है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा आता नहीं, जो भी आता मैंने बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वंश से हम चर्चा शुरू करेंगे, अगले देखेंगे कि किस तरीके से कण्व वंश के बाद अगले शासक कौन कौन से आते हैं। और तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड जय भारत।